नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एग्रीकल्चर के 26वें क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पर चर्चा करने वाले हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप अक्सर सुनते हैं, तो क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, एंड इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, अलग अलग कमीशन है, उनका क्या कहना है, एंड फाइनली एमएसपी एंड फूड सिक्योरिटी कैसे आपस में दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को बहुत ही विस्तार पूर्वक हम आज की इस क्लास में इस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर चैनल पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, जाके बेल आइकन बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों को कहना चाहूंगा, आईएएस ड्रीम ऑफर हम रन कर रहे हैं, जिसके तहत 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो, इसकी कीमत है 49,965 रुपीज और प्लस आपको मिल रहा है 3 मंथ का एक्सटेंशन। एंड जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये 10% ऑफर भी मिल रहा है, 10% डिस्काउंट भी है और साथ साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं जो मैं जस्ट आपको अभी बताता हूँ। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी लाइट भी है, प्रीलिम्स एंड सीसैट टेस्ट सीरीज है, 28 टेस्ट आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, 20 GS एंड 8 सीसैट। 6 महीने की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 3149 और 1 साल की अगर आप 56 टेस्ट लेते हैं, 40 GS 16 सीसैट, तो इसकी कीमत है 4,409 रुपए। एंड अकेडमी लाइट भी हमारी ऑफरिंग है, तो यूज द कोड KC10 एंड 0% EMI पे लोन्स भी अवेलेबल हैं। क्यों KC10 कोड आप यूज करेंगे? क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी तरफ से कुछ एडिशनल मिलेगा। क्या मिलेगा? हैंड होल्डिंग होगी दोस्तों, आप डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो मैं आपको प्रदान करूंगा जब आप ये कोड यूज़ करेंगे। इसके सिवा जो गाइडेंस है, मैंने 5 बार मेंस एंड इंटरव्यू दिया है, तो आज के पैटर्न में जो आपको जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में गाइडेंस चाहिए वो मैं आपको KC10 कोड यूज़ करने पे प्रोवाइड करूंगा, तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की जर्नी में आपके मन में कोई भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, सब्सक्रिप्शन, लेटेस्ट ऑफर, तो आप KC10 कोड बस इस नंबर पर कॉल करें और उनको KC10 कोड के बारे में बताएं और जो भी सवाल है आपको काउंसलर उसे अटेंड करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिरकार है क्या। दोस्तों, एक प्रकार का गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है जिसके द्वारा फार्मर्स को इंश्योर किया जाता है कि भाई अगर प्राइस की डिक्लाइन होगी स्टीप, तो उस दौरान फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो गवर्नमेंट एमएसपी एक प्रकार का अगर आप देखें तो वो कॉस्ट तय करके बता देती है कि इस क्रॉप का ये कॉस्ट होना चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से एमएसपी इशू करती है कि भाई 2017-18 में पैडी के लिए जो कॉस्ट होगा दैट विल बी 1550 टू 1590। 2018-19 में 1750 से 1770 होगा। वैसे ही कॉटन की कीमत 5150 से 5450 होगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोस्तों, इससे पहले जानने के पहले जान लीजिए, 24 प्रकार की कमोडिटी के लिए एमएसपी साल में 2 बार इशू किया जाता है। खरीफ क्रॉप 14 खरीफ क्रॉप को कवर किया जाता है, 7 रबी क्रॉप को एंड 3 अन्य क्रॉप, जिसमें कौन कौन है? कोपरा है, डी हस्ट कोकोनट है और जूट है। तो थियोरेटिकली दोस्तों, जब भी थियोरेटिकली याद रखिएगा, मैं फोकस वापस कर रहा हूँ, थियोरेटिकली जब भी मार्केट एमएसपी तय किए गए कीमत से नीचे चली जाएगी तो किसान क्या होगा? किसान को मजबूरन उस कीमत पर बेचना पड़ेगा और किसान को नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए सरकार एमएसपी ऑफर करती है। तो इससे क्या होता है कि किसान को एश्योरेंस देती है सरकार, यदि कोई भी तुम्हारा प्रोड्यूस नहीं खरीदेगा तो हम खरीद लेंगे। तो ये एक प्रकार का मिनिमम बेंचमार्क हो जाता है। अगेन दोस्तों, थ्योरेटिकली, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एमएसपी सरकार इशू तो करती है 24 कमोडिटी के लिए, लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो बहुत लिमिटेड क्रॉप्स हैं जिनमें सरकार सच में जाके प्रोक्योर करती है, खरीदती है। लार्जली आप देखें तो पैडी एंड व्हीट है जिसको सरकार खरीदती है। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो पर्पस क्या है इस प्रकार के एमएसपी को इशू करने का सरकार के द्वारा? तो पर्पस बड़ा सिंपल है, फार्मर को एश्योरेंस देना कि यदि कभी कीमत बहुत ज्यादा गिर जाए क्रॉप की तो आपको बहुत नुकसान नहीं होगा। स्पेशली क्या होता है, किसान जब बम्पर हार्वेस्ट करता है तो खूब ज्यादा जब फसल उगा लेता है और देश भर में सारे किसान खूब बम्पर हार्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट में ग्लट हो जाता है, इतना सारा स्टॉक आ जाता है उस प्रोड्यूस का, तो कीमतें गिर जाती हैं। तो किसान सब कुछ करके, मेहनत करके, अच्छे से इरिगेशन करके, अच्छे से फर्टिलाइजर डाल के, पेस्टिसाइड डाल के, उसके बाद भी नुकसान सहता है क्योंकि कीमतें गिर जाती हैं। तो उस दौरान किसान को एश्योरेंस होता है
कोई बात नहीं, पैडी, व्हीट यदि बहुत ज्यादा भी प्रोड्यूस हो जाए, बम्पर हार्वेस्ट भी हो जाए, तो भी सरकार खरीद लेगी। ये मिनिमम प्राइस, ये मिनिमम कीमत तो उनको मिलेगी। तो इस प्रकार से फार्मर को एश्योरेंस होता है, वो जिसके द्वारा सब कुछ, सिंपल शब्द आपके शब्दों में कहूं तो बिंदास होके वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फूड सिक्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेन्स प्रोक्योर करती है सरकार इसके द्वारा, फिर वो पैडी हो गए, फिर वो आप देखें व्हीट हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, तो वो सब कहीं ना कहीं पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो देश में वो वंचित वर्ग है उन तक भी पहुंचाती है। राशन कार्ड के द्वारा उन तक वो खाना पहुंच सकता है, तो फूड सिक्योरिटी भी एश्योर होती है इसके द्वारा। इसके सिवा आप देखिए तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एमएसपी सरकार इसलिए भी इशू करती है क्योंकि सरकार जब स्टीयर करना चाहे कि किस प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देश में होना है, तो वो इशारा करती है सरकार एमएसपी के द्वारा। जब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशू करती है कि पैडी का एमएसपी इतना ज्यादा है, तो किसान क्या करेगा? पैडी उगाना शुरू कर देगा। यदि सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में वीट कल्टीवेशन करवाना है, वीट को स्टोर करवाना है, वीट को बढ़ाना है, तो सरकार वीट की एमएसपी बढ़ा देगी, तो किसान वीट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो इस प्रकार से सरकार एमएसपी के द्वारा डायरेक्शंस देती है इकोनॉमी को समझ के कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी की क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार वो डायरेक्शंस इशू करती है कि किस प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमें करना है, तो उस प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देश में होना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं वीट और पैडी के लिए एमएसपी किस प्रकार से साल दर साल बढ़ा है एंड कैसे क्या रेट में चेंजेस आए। अब सवाल उठता है एमएसपी कैसे रिकमेंड होता है। दोस्तों एमएसपी फाइनली अगर आप देखें तो सीसीईए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये क्या करती है? ये बताती है, ये एमएसपी फाइनली इशू करती है। लेकिन सीसीईए के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो सीसीईए में कौन होते हैं? लार्जली आप देखें तो जनरलिस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं। अब उनको, वो स्पेशलिस्ट तो है नहीं, तो उनको तो मालूम नहीं एमएसपी कितना तय करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक्सपर्ट बॉडी होनी चाहिए जो कि क्या करे, जो कि सीसीईए को बताए कि क्या एमएसपी होना चाहिए। तो सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, सीएसीपी अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स को पढ़ती है, स्टडी करती है और उसके आधार पे वो एमएसपी रिकमेंड करती है सीसीईए को, और फाइनली सीसीईए उसे इन्फॉर्म करती है। तो सीएसीपी जो कि एक एक्सपर्ट बॉडी है, जिसमें आप देखें तो इस फील्ड से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमी से, एग्रीकल्चर से, वो सब एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो सब एमएसपी तय करते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फैक्टर होते होंगे जिनके द्वारा एमएसपी को डिसाइड किया जाता होगा। तो एमएसपी तय करते वक्त वो देखती है कि कितनी सप्लाई डिमांड सिचुएशन है इकोनॉमी में। अगर वीट की बात करें तो वीट का कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है, आने वाले दिनों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, तो क्या करना है, किसान को एमएसपी वीट का बढ़वाना है, सो दैट आने वाले टाइम में भी वीट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे। ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, हालांकि वीट बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी स्टॉक्स भरे हुए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मार्केट प्राइस ट्रेंड को भी ध्यान में रखती है कि वीट का कीमत क्या चल रही है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में। अगर सरप्लस है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वीट की जो कीमत है भारत में ही इतनी ज्यादा हो जाए कि इंटरनेशनल कीमतें उससे कम हो तो हम एक्सपोर्ट भी ना कर पाए, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। बाकी क्रॉप्स के साथ क्या पैरिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वीट को हमने इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया कि किसान बाजरा, ज्वार ये सब उगाना ही छोड़ दिया। ये सच है दोस्तों, आज के टाइम में काफी किसान जो पहले ज्वार बाजरा उगाया करते थे वो भी अब क्या कर रहे हैं, वो भी वीट पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वीट पे एश्योरेंस है, सरकार तो भैया खरीदी लेगी एमएसपी की कीमत पे। इसके सिवा आप देखें तो इम्प्लीकेशन है कंज्यूमर्स के लिए भी, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। इतनी ज्यादा आप एमएसपी ना कर दो कि आपके मेरे तक जब तक हम खरीद के गेहूं लाते हैं वो इतना महंगा हो जाए कि हमें रोटी महंगी पड़ने लग जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। इसके सिवा आप पैडी को, बासमती राइस को एमएसपी में डाले जा रहे हो और इससे क्या हो रहा है, इसका जो एनवायरमेंट पे स्ट्रेस है, जो पानी की खपत है वो इतनी ज्यादा है, तो ग्राउंड वाटर टेबल देश भर में नीचे जाता जा रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखती है। इसके सिवा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स का टर्म्स ऑफ ट्रेड कहीं वो ना बिगड़ जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है काफी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। फूड से अगर आप देखें तो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं को यूज करते हैं और एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ब्रिटानिया एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, ब्रेड बनाती है, तो वो कहाँ से, किस पर डिपेंड करती है, लार्जली आप देखें तो बिस्किट बनने में क्या ही लगता होगा, गेहूं लगता होगा, चीनी लगता होगा,
एंड कुछ शायद एडिटिव फ्लेवर्स वगैरह लगते होंगे। तो अगर गेहूं की कीमत बढ़ जाए, चीनी की कीमत बढ़ जाए, तो एंड ऑफ द डे ब्रिटानिया के बिस्किट्स क्या हो जाएंगे। ब्रिटानिया तो चलिए फिर भी आप देखें तो अपर सेगमेंट वाला बिस्किट है, पार्ले के बिस्किट्स क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात है महंगे हो जाएंगे। तो उसको भी ध्यान में रखती है, ये बस आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। तो इन सब के बाद एमएसपी तय होता है। तो एमएसपी तय करने के लिए 3 प्रकार के प्रोडक्शन कॉस्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो सीएसीपी अगर आप देखें तो 3 प्रकार के प्रोडक्शन कॉस्ट को हर क्रॉप के लिए कैलकुलेट करती है। एक होता है A2 कॉस्ट। A2 कॉस्ट में अगर आप देखें तो वो सारी कीमतें जो कि डायरेक्टली किसान बियर करता है प्रोडक्शन के दौरान। फिर वो क्या हो गया, सीड खरीदने का खर्चा, फर्टिलाइजर खरीदने का खर्चा, पेस्टिसाइड खरीदने का खर्चा, लेबर लाया अपने खेत में काम करने के लिए तो हायर्ड लेबर का खर्चा, लैंड लीज किया तो उसका खर्चा, फ्यूल का खर्चा, इरिगेशन का खर्चा, जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट है जो किसान पे कर रहा है वो कंसिडर करके जो कॉस्ट आता है दैट इज A2 कॉस्ट। यानी कि आप अगर देखें A2 कॉस्ट मान लीजिए पैडी के लिए मान लीजिए हो गया 1000 रुपया। तो अगर 1000 रुपया है मतलब ये हुआ कि एक किसान को 1 क्विंटल चावल उगाने में, पैडी उगाने में, 1 क्विंटल पैडी उगाने में 1000 रुपया का खर्चा है डायरेक्टली। यानी कि सीड का खर्चा, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, पेस्टिसाइड का खर्चा मिला दो तो 100 किलो चावल या फिर 1 क्विंटल चावल उगाने में 1000 रुपया का तो डायरेक्ट खर्चा है। इसके सिवा और एक प्रकार का खर्चा हो सकता है जो क्या है A2 प्लस FL। तो फैमिली लेबर भी तो है, वो खुद भी तो काम कर रहा है, उसका बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद वो भी तो खेत में लग जा रहा है, उसकी वाइफ है वो भी तो काम कर रही है उसी खेत में, तो वो भी तो एक खर्चा है, भले अनपेड है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर वो महिला जो खेत में काम कर रही है वो खेत में ना काम करती, दिहाड़ी मजदूरी में जाती तो उसको भी तो कुछ पैसा मिलता, तो वो कहीं ना कहीं उस पैसे को तो गवा रहा है ना, तो वो भी तो इंक्लूड करना चाहिए। तो ये वाला जो खर्चा होता है इसको कहते हैं A2 प्लस FL कॉस्ट। यानी फैमिली लेबर की क्या कीमत है, तो तब पैडी की कीमत हो गई 1166 रुपीज। तो दिस इज A2 प्लस FL कॉस्ट। इसके सिवा क्या होता है, एक प्रकार का और खर्चा है C2 कॉस्ट। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जिसमें जिस जमीन में वो खेती कर रहा है, इसमें यदि वो रेंट पे दे देता जमीन को तो कितने पैसे कमाता, या फिर इससे जो पैसे कमा सकता था फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स के जो यहाँ पे बने हुए हैं उससे जो इंटरेस्ट उसे मिलता वो इंटरेस्ट उसको नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे खेती कर रहा है, तो वो कितना होता। तो इन सब को भी ऐड कर दिया जाता है और फिर जो कीमत आती है उसको कहते हैं C2 कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा क्या होता होगा, C2 कॉस्ट, क्योंकि C2 में A2 प्लस FL तो होता ही है, इसके सिवा अन्य खर्चे भी ऐड कर दिए जाते हैं। और सबसे कम क्या होता है A2 से थोड़ा बड़ा A2 प्लस FL, और सबसे बड़ा होता है C2 कॉस्ट। तो CACP की बात करें वो कैलकुलेट तो दोनों ही करती है, A2 प्लस FL कॉस्ट भी निकालती है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, C2 कॉस्ट भी निकालती है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इन सब के आधार पे MSP डिसाइड करती है। तो CACP अगर आप देखें तो A2 प्लस FL कॉस्ट, C2 कॉस्ट दोनों निकालती है, कैलकुलेट करती है, लेकिन जब MSP डिटरमिन करने की बात आती है तो उसके लिए वो बस और बस A2 प्लस FL कॉस्ट पर ही स्टिक करती है। तो हुआ यूं दोस्तों कि यूनियन बजट 2018-19 में अनाउंस किया गया कि MSP जो तय किया जाएगा वो एटलीस्ट 1.5 टाइम्स दी प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए। और प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, तो वो ये वाला प्रोडक्शन कॉस्ट होगा दैट इज A2 प्लस FL। तो 1.5 टाइम्स ऑफ A2 प्लस FL एटलीस्ट इतना MSP सरकार देगी, ये सरकार कहती है। तो CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, ये फाइनल डिसीजन लेती है क्या MSP होना है, और ये किसके आधार पे लेती है, तो एक्सपर्ट बॉडी CACP है जो कि रिकमेंड करती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों C2 कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है बेंचमार्क रेफरेंस कॉस्ट, लेकिन ये बस देखने के लिए यहाँ C2 कॉस्ट का कितना परसेंट हम कवर कर रहे हैं MSP के द्वारा, बस बेंचमार्क है। बाकी तय कैसे होता है MSP 1.5 टाइम्स ऑफ दी A2 प्लस FL। तो A2 प्लस FL कितना है 11166। तो MSP 2018-19 में सरकार ने जब कहा कि हम 1.5 टाइम्स ऑफ A2 प्लस FL करेंगे तो 1166 का अगर आप 1.5 टाइम्स करेंगे तो वो आता है 1749। तो 1749 से हम ज्यादा रखेंगे तो 1750 टू 1770 MSP 2018-19 के लिए तय कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं
तो अब बात कर लेते हैं एमएसपी एंड कुछ कमिटीज की बात कर लेते हैं। वैसे ही सारे क्रॉप के लिए इंटू 1.5 करके एमएसपी निकल गया है 2018-19 के लिए। ठीक है, तो एमएसपी की बात करें तो इसकी फाउंडेशन शुरू हुई है एलके झा कमेटी से, 1960s में बनाया गया था। फिर आए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमेटी। इन्होंने 2006 में अपनी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी एंड उसमें एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे तो उसके बाद वो भी समझेंगे। तो उसी में इन्होंने कहा कि जो कीमत तय होनी चाहिए एमएसपी की, ये C2 की 1.5 टाइम्स होनी चाहिए। तो इसी बात पे काफी किसान खुश नहीं थे जब सरकार ने कहा था कि हम A2 प्लस FL का 1.5 करेंगे। उनका कहना था कि भाई देखिए, स्वामीनाथन कमेटी ने तो कहा था कि C2 कॉस्ट पे 1.5 करेंगे, आप तो A2 प्लस FL पे 1.5 कर रहे हैं, तो आप तो हमें ठग रहे हैं। ज्यादा अंतर भी नहीं हुआ। जब A2 प्लस FL का 1.5 नहीं करते थे तब 1590 होता था, अब 1770 कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। तो उनका वही कहना था कि C2 कॉस्ट पे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है। C2 कॉस्ट क्या हो गया? ये वो कॉस्ट है जो कि किसान का रिस्क भी कवर कर रहा है। क्यों? अगर वो जमीन पे खेती नहीं करता, उसको रेंट पे चढ़ाता, उस पर कुछ और एक्टिविटी करता, उसको कहीं पे पैसे उसको उससे अगर बेसिस पे इंटरेस्ट लेता, तो वो सब भी खर्चा इंक्लूड कर देते हैं। सरकार का कहना है कि नहीं, अब किसान को कोई किसान को फोर्स तो नहीं कर रहा ना खेती करने के लिए। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक रिस्क होता है, वो रिस्क ही तो है जो, इसलिए तो रिस्क भी क्यों इंक्लूड करे C2 कॉस्ट में। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों आया रमेश चंद कमेटी। इनका कहना था कि आप C2 पे कीजिए लेकिन बस 10% इंक्रीज कीजिए, यानी 1.1 टाइम्स ऑफ C2 का खर्चा बैठा के एमएसपी डिटरमिन कर लो। ये किसका कहना है? 2015 में बनाई गई रमेश चंद कमेटी। तो इस प्रकार से 3 कमेटी भी हो गए आपके। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एमएसपी कौन निर्धारित करता है। तो फाइनल ऑर्डर किसका आता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और सीसीईए को मार्गदर्शन कौन करता है? एक्सपर्ट बॉडी CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। तो ये याद रखिएगा और ये मेंस के लिए याद रखिएगा। अब दोस्तों इश्यूज क्या है एमएसपी के साथ? देखिए, सबसे पहला इशू तो सबके सामने है। वो क्या है दोस्तों कि जब बात होती है एमएसपी इशू करने की, तो आप इस प्रकार से 24 प्रकार के क्रॉप के लिए एमएसपी इशू कर देते हैं। लेकिन जब आती है बात प्रोक्योरमेंट की, तो आप व्हीट एंड राइस के सिवा ज्यादा प्रोक्योरमेंट किसी का नहीं करते। थोड़ा बहुत कभी कभी पल्सेस कर लेते हैं, लेकिन व्हीट और राइस है जो एक्चुअली आप प्रोक्योर कर रहे हैं। बाकी क्रॉप्स में क्या फायदा एमएसपी इशू करने का जब आप किसान को दाम गिरने पे प्रोटेक्ट करने ही नहीं आएंगे। सरकार का भी कहना है कि भाई हमारे पास वेयर हाउस कहाँ है इतना कि हम आपसे प्रोक्योर करके जमा करवा दें। तो जमा करने के लिए वेयर हाउस भी तो नहीं है, तो एग्रीकल्चरल स्टोरेज की भी तो समस्या है। और जो स्टोरेज है, जो वेयर हाउसेज हैं, उनकी क्या हालत है? उसमें चूहे लगे हुए हैं, प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में पिलफ्रेज होता है, लॉसेज होते हैं, दुनिया भर के लॉसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्टेट्स क्या हैं? वो लास्ट माइल ग्रेन प्रोक्योरमेंट में जिम्मेदार हैं। तो अब होता क्या है, कुछ स्टेट्स तो अच्छा प्रोक्योर करते हैं, जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा, पर कुछ स्टेट्स हैं जो कि ढंग से प्रोक्योर नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, जो कि ढंग से प्रोक्योर नहीं करते, वहां के किसान एमएसपी का लाभ नहीं उठा पाते। आप बिहार चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, एमएसपी में जो प्रोक्योरमेंट है बहुत कम है, बहुत कम है। वही पंजाब हरियाणा में एमएसपी का प्रोक्योरमेंट बहुत हाई है। तीसरा आप अगर देखें तो एमएसपी में जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, इसमें काफी मिडलमैन है, कमीशन एजेंट्स हैं, एपीएमसी ऑफिशियल्स भी हैं, जिसमें अक्सर होता क्या है ना, जो एमएसपी में प्रोक्योरमेंट होती है, अक्सर सरकार सीजन के अंत में प्रोक्योर करने आती है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा किसान हूं, मैंने कुछ किसान खेती करके प्रोड्यूस किया, ये मैंने जो प्रोड्यूस किया, अब मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, अब मेरे पास वेयर हाउस ही नहीं है, स्टोरेज ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहाँ पे इसको सरकार का इंतजार कब तक करूंगा? कैसे करूंगा कि सरकार सीजन के अंत में आएगी प्रोक्योर करवाने? तो मैं क्या करूंगा? मैं अक्सर एक मिडलमैन, जो कि एक बड़ा मोटा किसान होगा, उसको मैं ये अपनी जो फसल मैंने बचाई है उसको मैं बेच दूंगा। और इसको बेचूंगा, जाहिर सी बात है, एमएसपी की कीमत पे तो मैं नहीं बेचूंगा, एमएसपी से, क्योंकि एमएसपी तो सरकार देती है, लेकिन ये बीच में मेरा प्रोक्योर करने वाला है, ये जो सरकार खरीदेगी उस बीच में ही प्रोक्योर कर लेगा। तो हो सकता है सरकार ने जो एमएसपी किया है उसका 0.8 टाइम्स एमएसपी दे दे,
यानी 20% कम एमएसपी देगा। और ये इस प्रकार से सारे छोटे छोटे किसान का प्रोक्योरमेंट जमा करके रख लेगा, और फाइनली जब सरकार आएगी लेने तब क्या करेगा, सरकार को एमएसपी पे बेच देगा और ये मिडलमैन 20% इस प्रकार से कमा लेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटा किसान फायदा नहीं उठा पा रहा है एमएसपी का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर किसान उठा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। वही किसान है जिसके पास स्टोरेज एंड वेयर हाउस है, जो कि डायरेक्टली सरकार को एमएसपी पे बेच पाता है, वही एमएसपी का एक्सेस उसी के पास सीमित है। अब दोस्तों जान लेते हैं एमएसपी एंड फूड सिक्योरिटी, ये भी आपस में बहुत इंटीग्रेटली लिंक्ड हैं। तो एमएसपी एंड फूड सिक्योरिटी की बात करें तो एक एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसमें अलग अलग प्रकार के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को कवर किया जाता है, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैटरनिटी इंटाइटलमेंट्स, इन सबको कवर करता है। तो ये एक्ट दोस्तों लीगली इंटाइटल करता है गांव के 75% लोग और शहर के 50% लोग, उनको सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया प्रति किलो गेहूं चावल की कीमत होती है, सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे फूड ग्रेन मिलती है अंडर दी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप अगर देश की बात करें तो करीबन 2/3 पॉपुलेशन कवर होता है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो अब ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में पीडीएस एंड टीपीडीएस फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू जो राशन दिया जा रहा है, वो स्टेट्स दे रही है, सही बात है, लेकिन वो स्टेट्स तक पहुंच कैसे रहा है। तो अगर हम बात करें इस फूड सिक्योरिटी वाले एंगल की, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ये दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज को ग्रेन देने की। सेंटर का काम है फार्मर से पीडीएस पे, फार्मर से एमएसपी पे ग्रेन प्रोक्योर करना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और फिर वो क्या करती है, इसको स्टेट्स को बेचती है सेंट्रल इशू प्राइस पे। और इसके बाद सेंटर और एक काम करती है, वो जो स्टेट्स ने ऑर्डर किया सेंट्रल इशू प्राइस पे जो ग्रेन्स, उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है और हर स्टेट के गोडाउन तक सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचवाती है। इसके बाद स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो कैसे एनएफएसए में जो बेनिफिशियरी हैं वो कौन होंगे, शहर के 50% लोग, वो कौन होंगे गांव के 75% लोग जिनको इसका फायदा उठाना है। तो वो बेनिफिशियरी को स्टेट क्या करवाती है, आइडेंटिफाई करवाती है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो क्या करती है, ग्रेन्स को जो फेयर प्राइस शॉप में पहुंचवाती है, सबसे पहले तो गोडाउन से फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, और बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी स्टेट्स की है। और उसके बाद स्टेट्स क्या करते हैं, इसको सेंट्रल इशू प्राइस पे अक्सर बेच देते हैं बेनिफिशियरीज को। कई बार तो स्टेट इसको फर्दर सब्सिडाइज करवा देते हैं और एडिबल ग्रेन्स को बेनिफिशियरी तक बहुत कम कीमत पर पहुंचवा देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत जरूरी था ये एमएसपी पर हम चर्चा करें। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एमएसपी से ही जुड़ा हुआ कि ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको कैसे रिफॉर्म करें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही एसोसिएटेड रिफॉर्म्स की बात है, तो वो मैं नहीं कवर करवाऊंगा क्योंकि वो अगेन वो एग्रीकल्चर से नहीं जुड़ा हुआ है। ये सब जो टॉपिक हम कर रहे हैं, आज की क्लास में किया, कल की क्लास में हमने किया था, ये सब जीएस पेपर 3 में है, एंड इकोनॉमी जब कवर कराया जाता है तो ये सब कवर होता है। तो अगेन मैं एग्रीकल्चर तक ही सीमित रखने के लिए ये जो डिस्कशन है इसमें मैं अलग अलग कमिटीज बनाए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड स्टोरेज, वेयर हाउस में कैसे करना है, तो क्या है, तो शांता कुमार कमेटी का क्या कहना है, तो वो सब आपको खुद से पढ़ना होगा। पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, 6 से 7 पॉइंट्स रख लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जल्दी से एनरोल कीजिए, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास हम रन कर रहे हैं। इसमें डेली 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ऑलरेडी जून टू दिसंबर 2020 कवर हो चुका है, अब 2021 कवर करेंगे। एंड संडे टू थर्सडे क्लास होती है 6 PM to 8 PM, तो इसका हिस्सा जरूर बने। प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है, तो जल्दी से जाएं, उनमें भी एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लास्ट माइल प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें। 170+ टॉपर्स ने पिछले साल इस इंटरव्यू प्रोग्राम का फायदा उठाया था। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एक मेंटर आपको असाइन होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की आप देख सकते हैं,
1 ईयर की है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। यूज द कोड KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। एंड 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये जनरल प्राइस है दोस्तों, लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर भी तो चल रहा है, याद है ना, 20% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कीमतें हैं इस वक्त स्पेशल ऑफर में आप देख सकते हैं काफ़ी कम हमने कर दिया है। 49,965 रुपीज़ में आपको GS एंड ऑप्शनल दोनों मिल रहा है और 3 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 एंड एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप एडिशनल आपको मिलती है। UPSC CSE बैचेस भी हैं, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त ना गवाएं, जल्दी से इसका हिस्सा बने। एंड IAS ड्रीम विद एन अकेडमी बहुत आसान हो सकती है अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ें। तो अन अकेडमी स्टोर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है दिल्ली में, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10। लेट्स क्रैक इट।